हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिकली वी ब्रिंग लर्निंग अलाइव। और आज के हमारे इस वन शॉट सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के लास्ट यूनिट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, काफ़ी स्कोरिंग है। सो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स है इसे बस हमें अच्छे से याद रखना है। सो शुरू करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर से। सबसे पहले हम देखते हैं द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। तो आप सबने ये वर्ड तो सुना रहेगा, इकोलॉजी। सो it's basically a branch of science that studies relationship between organisms and their physical and biological environment. We live in an environment which has so many factors, so many types of living beings in it. So obviously जब हम किसी particular habitat या environment में रहते हैं, कुछ हमारे बीच कुछ interactions होते रहते हैं. So that interactions we are going to see in today's chapter. और साथ में हम लोग कुछ population के भी attributes पढ़ेंगे. So first let's see what is the level of organization in a particular ecosystem. So ये कुछ important terms है. सबसे पहले organisms. So organism is something which is an individual level, like individual one particular species or organism that it refers to, and species is group of individuals which resembles each other and इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डेफिनेशन का। स्पीशीज हम किसे बुला सकते हैं? ऑब्वियसली रिलेटेड टू ईच अदर तो होने चाहिए, बट दे कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स, देन ओनली वी कैन कॉल देम एज ऑफ सेम स्पीशी। पॉपुलेशन इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशी इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। अगेन ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में एक स्पीशीज का अगर हम काउंट कर रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन। देन कम्युनिटी इज लिटिल मोर वाइड और थोड़ा ब्रॉड, दैट इज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन जियोग्राफिकल एरिया इंटरैक्टिंग विद देमसेल्व्स। ओके, एक दूसरे से इंटरैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को कम्युनिटी कहलाने के लिए। And then finally we have ecosystem, which is the functional unit of nature, okay, where the living organisms interact with, एक दूसरे के साथ interact करते हैं, और वो interaction किसी भी टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। And with the surrounding physical environment, जो physical factors है, like we have the soil, water, एयर, नो, ये सब जो एबायोटिक फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं, उसके साथ की इंटरैक्शन भी काउंट होता है इन इकोसिस्टम। सो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वी हैव इंडिविजुअल, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, एंड फाइनली उससे भी बड़ा होता है बायोम। या सो बायोम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनवायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द फ्लोरा एंड फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स इंक्लूडिंग और प्लांट्स, फ्लावर्स से आप ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। फ्लोरा मीन्स ऑल प्लांट्स, वेजिटेशन, एंड फौना। फौना मीन्स एनिमल्स। ओके, इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन। तो इसमें ये टर्म इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन में जो होते हैं, दैट इज अ बायो। सो दिस इज द बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है एंड उनका सीक्वेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव अहेड and study about organisms and its environment. सबसे पहले ecology के different parts in it. So first we have physiological ecology. So ecology it explains how different organisms are adapted to their environment in terms of survival and reproduction. So now earth पे हमें पता है कि सभी रीजन एक जैसे नहीं है। कुछ जगह पे बहुत ज्यादा हीट है, कुछ जगह पे बहुत ज्यादा कोल्ड है, कुछ जगह पे ज्यादा रेनफॉल होता है, कुछ जगह पे वाटर स्कैसिटी है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, और कुछ बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, बट ऐसे कंडीशंस में भी आप देखेंगे सम ऑर्गेनिज्म स्टिल सर्वाइव। सो दैट इज व्हाट द हाउ दे अडैप्ट टू सर्वाइव देमसेल्व्स एज पर द एनवायरमेंट। इसके हम एग्जांपल्स भी आगे देखेंगे। एंड ये सब वेरिएशंस क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस। ये हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है इन लोअर क्लासेस, दैट व्हेन अर्थ रोटेट्स टिल्टिंग टू अ पर्टिकुलर एक्सिस, और उसके ऑर्बिट की वजह से वी हैव समर, विंटर एंड डिफरेंट टेम्परेचर वेरिएशंस ऑन अर्थ। Yeah, and then regional and local variations within biome lead to formation of different habitats. So habitat is basically a group, okay, where the
physicochemical, that is abiotic factors or components, mainly air, water, soil, etc. and biotic components which includes all the living organisms. उसमें भी काफी categories होते हैं. We have pathogens, predator, etc. and they adapt themselves to various habitats. So now this is like, you know, a general biome distribution with respect to annual temperature and precipitation. Precipitation means rainfall. Okay, so on x axis we have precipitation, मतलब rainfall in centimeter. ये भी हमने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में. We measure the amount of rainfall in terms of centimeter. I mean there is a device which like you know records the waterfall. तो इसके terms में record किया जाता है. And then temperature on y axis in terms of degree Celsius. So now जो सबसे पहला है, like you can see, जिसमें rainfall काफी कम है. Okay, -15 to 50 और temperature is also very low. Okay, मतलब below zero है. ये जो region है ग्रे कलर का जो आपको दिख रहा है, this is Arctic and Alpine tundra. Okay, again थोड़ा सा हम ज्योग्राफी के बेसिक्स पे जाएंगे. बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज समटाइम्स सम क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, सो बेटर टू बी ऑलवेज रेडी. सो ये जो रीजन है जहाँ पे रेनफॉल भी कम है, टेम्परेचर भी कम है, दैट इज आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा. देन हम थोड़ा सा रेनफॉल जहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा है और टेम्परेचर इज ऑल्सो मोर, देन कम्स कॉनिफरस फॉरेस्ट. ओके, कॉनिफरस फॉरेस्ट वी नो कोन शेप ट्रीज जहां पे होता है. देन वी हैव अगेन लो रेनफॉल रीजन में बट हाई टेम्परेचर में वी हैव डेजर्ट, जहां पे बहुत ही ज्यादा लो रेनफॉल है और थोड़ा सा ज्यादा रेनफॉल रीजन में चला जाएगा लेकिन टेम्परेचर भी ज्यादा ही है, दैट इज ग्रासलैंड. ओके, ग्रासलैंड प्लेन्स जहां पे होते हैं, दैट वन. ओके, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स, नाउ कॉनिफरस फॉरेस्ट का एक ध्यान रखना है, वो काफी बड़ा वेराइटी है रेनफॉल का. लो रेनफॉल टू मीडियम रेनफॉल तक वो एक्सटेंड करता है पूरा जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है, बट टेम्परेचर रेंज उसका 5 to 15 डिग्री सेल्सियस है ऑन अ लोअर साइड ओनली. ठीक है, थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर में. देन जो मीडियम है, मतलब रेनफॉल भी मीडियम है, टेम्परेचर इज ऑल्सो मीडियम, दैट इज टेम्परेट फॉरेस्ट. ओके, टेम्परेट नॉर्मल फॉरेस्ट. एंड द प्लेस जहां पे रेनफॉल सबसे मैक्सिमम है, एज यू कैन सी, एंड ऑब्वियसली टेम्परेचर इज ऑल्सो मोर, दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, या उसके हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं. ठीक है, सो दीज आर द मेन रीजन्स, बायोम्स जिस on earth which are distributed. So total we have 1 2 3 4 5 and 6. So these are the 6 important biomes which you can remember approximately. Okay, moving ahead, abiotic factors. So जैसे कि हमने देखा था कि there are lot of factors which are physical, मतलब in which doesn't consist of any living things but which depends upon physical factors. Those come under biotic factors. Let's see them one by one. So we have temperature, water, light and soil. Okay, सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर. ओके, बिकॉज टेम्परेचर के ऊपर ही बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड ऑर्गेनिजम्स विच वी फाइंड अराउंड. एंड ये ऑब्वियसली टेम्परेचर भी सीजनली वेरी करता है. समर्स इट विल बी हायर एंड विंटर्स इट विल बी लो. एंड ये भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है दैट फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल जैसे हम जाते तो डिक्रीज होता है. सो इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर, यहां से पास होता है इक्वेटर. Approximately it passes over here. So there in that place, जैसे हम देख सकते हैं इक्वेटर के पास वाले जो रीजन से, these are very high temperature. Okay, and then the regions as we go towards the pole, यहाँ पे we have the north pole and here we have the south pole. So as we move towards the pole, then the temperature is decreasing. Okay, so these are like very cold regions. So that's what the temperature variation is. So it can range from sub-zero levels to greater than 50 degree Celsius in tropical desert. काफी ज्यादा वेरिएशन है टेम्परेचर का. और टेम्परेचर जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है दैट टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केमिकल काइनेटिक्स. लाइक एंजाइम्स जो होते हैं ये काफी हाईली सेंसिटिव होते हैं फॉर टेम्परेचर एंड पीएच बोथ. सो इफ टेम्परेचर वेरीज, द बॉडी फंक्शन ऑल्सो वेरीज टू सर्टेन एक्सटेंट. And based on
range of thermal tolerance temperature, organisms are divided into two types. Okay, first we have eurythermal. Eurythermal means they can tolerate wide range. Okay, wide range. Eury, ये जो term है, it is referring to wide range. Okay, and then we have stenothermal, which can tolerate only to a narrow range. Okay, so steno is a term related to narrow. ये याद रखना because इससे related और भी आएंगे terms, but eury and steno will remain same. Thermal, we know it refers to the temperature. Okay, so we have eurythermal, that is can tolerate wide range, and stenothermal which can tolerate less range. So wide range, so eurythermal में आते हैं human beings. Human beings can tolerate wide range of temperature. That's why right from equator to the poles we find humans everywhere. And obviously our body, we are warm blooded animals, right? Warm blooded animals जो होते हैं और organisms जो होते हैं, they maintain the temperature of their body as 37 degrees Celsius fixed in human case of human beings, and that's why वो wide range of temperature tolerate कर सकते हैं. भले ही आप ज़्यादा गर्मी वाले जगह पे जाओ या ठंडी जगह पे जाओ, your body will try to maintain its temperature. And stenothermal, which mostly उसमें cold blooded animals आते हैं. So cold blooded animals का blood temperature कैसा होता है, वो according to the atmosphere vary होता है. So इसलिए वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाले टेम्परेचर रीजन में नहीं जा सकते. सो रेप्टाइल्स आर जनरली लोकेटेड टू इन वन रीजन ओनली, जहां पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. सो बिकॉज दे कैन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. सो दोज आर स्टीनोथर्मल रेप्टाइल्स आता है एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट इज वाटर, अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर, बिकॉज इसलिए हम कहते हैं ना जल है तो जीवन है. एंड अर्थ हैज लाइफ ओनली बिकॉज ऑफ वाटर, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अर्थ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर प्लैनेट्स. Yeah, so this is second most important factor influencing the life of organism, because हमें सबको पता है when we have studied evolution, life was originated in water itself, and water organisms से then it came on to the land. So now desert organisms जो होते हैं, now we know desert में तो काफी कमी होती है पानी की, बहुत ही कम रेनफॉल होता है, वाटर सोर्सेस भी बहुत कम होते हैं. तो डेजर्ट ऑर्गेनिज्म खुद के बॉडी को इस तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं that they can tolerate less amount of water also. So what are those adaptations? Let's see, we'll see ahead. And productivity and distribution of plants is also dependent on water. Plants तो पूरे water पे depend होते हैं. So the flora will depend on the water. And the organisms which live inside water, aquatic organisms जो है, उसका water का quality important होता है, which includes the pH and the salinity. Like ocean, sea water is saline, lake, rivers are fresh water. Okay, so salt concentration, salinity in parts per thousand is less than 5% in inland waters, and 30 to 35% in sea water, and greater than 100% in some hypersaline lagoons. So basically 5% से कम होता है पानी जो नॉर्मल, इसलिए हम उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं. ओशन सी वाटर हैज 30 to 35% ऑफ सॉल्ट, इट्स वेरी हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. और कुछ एरियाज ऐसे हैं अर्थ पे जहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, जैसे डेड सी का एग्जांपल हो गया, वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं जिंदा रह पाता एक्सेप्ट बैक्टीरिया, जो ऑब्वियसली इट हैज स्पेशली मॉडिफाइड इटसेल्फ टू टॉलरेट द सलाइन एटमॉस्फेयर. या एंड अगेन जैसे कि हम लोगों ने टेम्परेचर में देखा था टू टाइप्स बेस्ड ऑन टॉलरेंस. सो बेस्ड ऑन टॉलरेंस इन सैलिनिटी आल्सो देयर आर टू टाइप्स. अगेन यूरी और स्टेनो ये जो टर्म है ये सेम रहेगा, आगे उसके लगे जाएगा हैलाइन, because the term halo, okay, it is related to the salts. Again chemistry we have seen this. Okay, so euryhaline are the organisms which can tolerate wide range of salinities. Example we have crabs and stingray. crabs जो होते हैं आपको फ्रेश वाटर से लेकर सी वाटर में भी मिलेंगे. and stenohaline, as we had seen, they can tolerate only narrow range of salinity. Okay, और इसमें एग्जाम्पल है goldfish tuna. Okay, moving ahead to the next factor, that is light. Again light is also very important. Light, because of light only so many photosynthesis happens and so many important processes happen. So yeah, so it's needed for photosynthesis as we had seen. And small forest plants like herbs and shrubs are adapted to photosynthesis in very low light,
बिकॉज जो फॉरेस्ट होते हैं, स्पेशली रेन फॉरेस्ट, जैसे काफी टॉल ट्रीज होते हैं एंड दे डेवलप वेरी वाइड ब्रांचेस एंड बिग लीव्स। उससे क्या हो जाता है, जो सनलाइट होता है ग्राउंड पे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ सनलाइट आता है। अगर आप कोई घने फॉरेस्ट में जाते हो, वहां पे आपको सनलाइट हार्डली मिलेगा, काफी डार्क मतलब होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज कवर्ड, इट कवर्स। सो जो छोटे श्रब्स एंड हर्ब्स होते हैं, उनको ग्रो होने के लिए दे make themselves comfortable to grow in low light. Yeah, and many plant depend on sunlight for photoperiodism. मतलब flowering जो होता है, flower कब bloom होगा, when it will go, that also depends on light. उसको photoperiodism बोलते हैं. We had studied in class 11. And many animals use the diurnal and seasonal variation. Diurnal मतलब वही, like the day night thing, and the variation of light intensity for their foraging. Foraging मतलब eating, खाना खाने के लिए जब निकलते हैं, चाहे वो birds हो या फिर cattles हो, तो खाना ढूंढ के खाने के प्रोसेस को foraging बोलते हैं. Okay, and reproductive and migratory activities. And obviously sun is the ultimate source of energy. Whatever energy you are seeing on earth, वो कोई ना कोई तो फॉर्म है सन के एनर्जी का, चाहे कुछ भी एनर्जी हो वो, that everything is coming from the sun. Yeah. Now next biotic factor is soil, abiotic factor. Now again soil के type पे भी depend करता है. I mean it depends on the climate and weathering process, sedimentation. Again we have studied this in geography, how soil is formed and what are different types of soil. And yeah, so soil composition, grain size, aggregation, ये सब depend करता है percolation and water holding capacity of soil. उसमें से जो water holding capacity है बहुत ही important factor है soil में, because that will decide the type of plants growing in that region, and plants के ऊपर dependent होते हैं animals. So obviously it's an important factor for all of us. And soil pH, mineral composition, topography also will define the vegetation, as I said, and the types of animals in an area. And aquatic environment में sediment characteristic determine the type of benthic animals. मतलब जो आप ओशन में भी देखेंगे, ओशन में भी जो बेस होता है, ऑब्वियसली वहां पे सॉइल होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर रहते हैं, दे डिपेंड ऑन दैट. सो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. Now here's the question for all of you, try to answer. Why coral reefs found on eastern coast of India and Tamil Nadu are not found in Andhra Pradesh and West Bengal? Okay, coral reefs हम सबने सुना है, they are particular type of organisms found in the aquatic system. So why is it so? Try to think for a minute. तो इट इज बिकॉज कोरल रीफ जो होते हैं उनका ग्रोथ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. लाइक वी हैव द ऑप्टिमल टेम्परेचर, सिल्टेशन, सिल्ट मतलब जो डिपॉजिट होते हैं मिनरल्स एंड ऑल, हाई सैलिनिटी फेवर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स. हेंस कोरल रीफ आर ओनली फाउंड ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बिकॉज वहां पे ये सब फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर. तो हमने देखा कि वाटर, टेम्परेचर, सॉइल एक्सेट्रा, इसमें काफी वेरिएशन होता है. सो जो ऑर्गेनिजम्स है ये कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे टॉलरेट करते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं टू दिस फैक्टर्स. ओके, सो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं विच मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसको हम होम्योस्टैसिस भी कहते हैं. एंड ह्यूमन बींग्स कैरी आउट दिस प्रोसेस ऑफ होम्योस्टैसिस. चाहे कितना भी एक्सटर्नल कंडीशंस बदल जाए, बट अपने बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज होम्योस्टैसिस. एंड ये जो होम्योस्टैसिस है ये पॉसिबल है बाय दीज फोर थिंग्स: रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड. ठीक है, जैसे आपने हिंदी में सुना रहेगा साम दाम दंड भेद, ऐसे 4 टाइप्स होते हैं अगर किसी भी चीज को टैकल करना हो. तो ये जो एक्सटर्नल चेंजेस है उसको हमें अपने बॉडी के अंदर के सिस्टम को अफेक्ट करने नहीं देना है. तो ये चीजें ऑर्गेनिज्म डज स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट, रेगुलेट. ओके, सो रेगुलेशन मतलब
how will our body regulate if the external situations change? Okay, so they, for example, हम लोग सिंपल टेम्परेचर का ही लेते हैं. अगर अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, सो ऑब्वियसली अपना जो बॉडी स्किन के ऊपर काफी रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं, अंदर भी होते हैं. एंड देन आवर बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सेज. व्हाट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हेन यू फील हॉट? यू स्टार्ट स्वेटिंग. स्वेटिंग किसके लिए होता है? सो दैट वाटर जो है वो इवेपोरेट होकर कूलनेस मेंटेन करे. सो स्वेटिंग इज एन अटेम्प्ट फॉर द बॉडी टू कम डाउन टू नॉर्मल टेम्परेचर. और अगर आप ठंड एरिया में चले जाओ तो क्या होता है? तो आपके बॉडी के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बढ़ जाता है. ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो बढ़ जाती है जिससे हीट जनरेट हो अंदर. देन बॉडी शिवर होता है, हेयर स्टैंड होना, ये सब चीजें इज अ रिस्पॉन्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. ताकि बिकॉज अपने बॉडी का एम एक ही है, अंदर का टेम्परेचर इनसाइड अ बॉडी इट हैज टू मेंटेन एट 37 डिग्री सेल्सियस. एंड नो मैटर व्हाट इट विल ट्राई टू डू इट, एंड दैट इज रेगुलेट. ओके, सो ये मैंने सिर्फ टेम्परेचर का एग्जांपल दिया. लाइक दैट इट आल्सो डज ऑस्मोटिक रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन मतलब अपने अंदर के सॉल्ट एंड वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करना. इसका भी एक सिस्टम है अपने बॉडी में. अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ा है ध्यान से, उसमें एक पार्ट आता है दैट हाउ नेफ्रॉन्स दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, जो सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं. अगर एक्सेस सॉल्ट है तो वो एक्सक्रीट करते हैं, वाटर कमी है तो वो वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं. सो लाइक दैट वेरियस हार्मोनल मैकेनिज्म्स आर आल्सो अवेलेबल इन द बॉडी टू रेगुलेट द changes. That's what is given here. What happens during summer and winter in hot and cold temperature. Then, so अगर regulate, you know, some not all organisms can regulate. जैसे कि मैंने बोला कि जो cold blooded animals है like reptiles and all, उनमें तो कोई मैकेनिज्म नहीं है to maintain a constant temperature inside. Plants also don't have mechanism, so in that case they conform. Okay, means since they cannot maintain a constant internal atmosphere, so उनका जो बॉडी का टेम्परेचर या फिर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग. ओके, इट चेंजेस विद द सराउंडिंग कंडीशन एंड दे आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मर्स. मतलब वो चेंज कर लेते हैं. ठीक है, सो ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट चेंज, इसलिए उसको रेगुलेट करेंगे. दे कैन चेंज, that's why they are called as conformer. Conformation is a process like, you know, which defines to adapt and change as per that. So aquatic animals में osmotic concentration change होता है with that of the ambient osmotic, मतलब ambient मतलब surrounding का जो water concentration, salt concentration है उसके हिसाब से उनके body के अंदर का concentration change होता है. Here is an example of chameleon here. That how it's changing the color as per the environment. It's like a one example given to show the changes happening. Then अगर regulate भी नहीं कर पाए, conform भी नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे? Simply walk off. That's what is done under migration. Okay, जो कि काफी birds करते हैं. So many birds move away temporarily, okay, not forever, temporarily. जिस समय तक वो चेंज, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है उस वक्त तक खुद को वो चेंज नहीं कर सकते, तो वो दूसरे जगह चले जाएंगे टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया, मतलब जो थोड़ा अच्छा हो, सेफ हो. व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर वो वापस आ जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कियोलाडो नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान में. वहां पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं फ्रॉम साइबेरिया and other extremely cold northern regions. अभी अगर आप देखोगे साइबेरिया is almost in the Russian region, which is very far, like from India. From there all the way they come flying to India through this region because you know already Siberia is one of the coldest place on earth. तो वैसे भी वहां पे थ्रू आउट कोल्ड ही रहता है और विंटर में बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है. सो दीज बर्ड्स कैन नॉट सर्वाइव ओवर देयर, सो दे कीप फ्लाइंग एंड दे come to this place because India का जो उस वक्त का टेम्परेचर होता है it's comparatively better, it's not that cold, so that's why they come over there, वहां पे रहते हैं and then once the winters get over they again go back to Russia. So that is the process of migration. And then the last one process to you know adapt to the atmospheric this thing और खुद को manage करना, that is suspend. Okay, if you cannot migrate, अगर आप भाग नहीं सकते तो खुद को सस्पेंड करो. व्हाट इट इज डन, लेट्स सी. सो इन मेनी ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी एंड लोअर प्लांट्स, दे डेवलप अ थिक वॉल्ड स्पोर्स. एक अराउंड एक स्पोर, थिक वॉल्ड स्पोर डेवलप कर देते हैं
टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन, अगर उनको लगता है कि कंडीशन फेवरेबल नहीं है फॉर ग्रोथ ऑफ देयर स्पोर्स फर्दर, तो दे कवर देमसेल्फ, एंड जब कंडीशन नॉर्मल हो जाते हैं तो जर्मिनेट हो जाते हैं वो स्पोर, दैट एंटायर वॉल इट ब्रेक्स एंड दे जर्मिनेट. And in higher plants also some seed undergoes dormancy. Okay, मतलब वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोक देता है, और जब उसे वाटर टेम्परेचर मिले दैट टाइम वो जर्मिनेट होकर ग्रो होता है. और एनिमल्स में हाइबरनेशन होता है, लाइक हाइबरनेशन ऑफ बियर्स ड्यूरिंग विंटर. ओके, व्हाट दे डू इज दे स्लीप फॉर लॉन्ग टाइम, because if they sleep then their body will not need any energy फॉर द बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रहता है वो ऑलरेडी उनके फूड के थ्रू स्टोर होता है. सो दे जस्ट स्लीप फॉर डेज टुगेदर, मंथ्स टुगेदर ड्यूरिंग विंटर, बिकॉज उसमें काफी कोल्ड टेम्परेचर रहता है एंड दे कैन नॉट गो आउट ऑल्सो टू वेस्ट देयर एनर्जी. सो दे हाइबरनेट. एस्टिवेशन ऑफ सम स्नेल्स एंड फिशेज ड्यूरिंग समर. समर्स में ये जो स्नेल्स और फिशेज है, पानी की कमी होती है, वो भी खुद को they close themselves to in a certain situation where they live like that for days together. Diapause is also a stage जो काफी सारी zooplanktons in lakes and ponds करते हैं अगर पानी की कमी हो. That time they also pause their growth. So these were the 4 ways to cope up with the changing atmosphere. First we have regulation, then we have conformation, then we have migration, and then suspension. Okay, and then one important part is adaptation. So let's see what are the adaptations which different organisms carry out in themselves. So adaptation is nothing but any change in organism in the morphological, मतलब जो external structure है, physiological जो body processes है, and behavioral which जो उनको मदद करता है survive करने में और reproduce करने में. एंड एडेप्टेशन की वजह से ही इवोल्यूशन का प्रोसेस जो है ये काफ़ी आगे बढ़ा है. एंड इवेंचुअली द एडेप्टेशन अगर जेनेटिकली मतलब जीन्स में भी अगर आ जाए और रिफ्लेक्ट हो जाए तो देन इट पासेस ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन. सो लेट्स सी द मोस्ट कॉमन एडेप्टेशन इन डेजर्ट एंड एक्वेटिक प्लांट्स, बिकॉज दोनों जगह पे द हैबिटेट इज डिफरेंट, द टेम्परेचर क्लाइमेट थिंग्स आर डिफरेंट. सो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं दे हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन लीफ सरफेस. मतलब ये जो डेजर्ट प्लांट है उनका जो आउटर लीफ का जो सरफेस होता है उसके ऊपर एक थिक लेयर होता है. क्यूटिकल इज लाइक वैक्स लाइक लेयर ऑन देयर लीफ सरफेस. ये किसके लिए होता है? टू प्रिवेंट इवेपोरेशन. ओके, सरफेस इवेपोरेशन जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए थिक क्यूटिकल होता है ताकि वाटर का लॉस ना हो. संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा जो होते हैं वो काफी डीप होते हैं अंदर ताकि अगेन ट्रांसपिरेशनल लॉसेस जो है वो कम हो. Leaves modified into spines. You can see spines, cactus में generally spines होते हैं so that other animals should not eat them and cause a loss to the plant. So example Opuntia, cactus, etc. So these are the adaptation जो हम देख सकते हैं desert plants में. Now let's see what adaptation we can see in aquatic plants. So they have evolved parenchyma for buoyancy. So it is one of the important tissue जो water aquatic plants को what we say फ्लोट करने में हेल्प करता है. इट्स लाइक एयर बैग्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. देन लीव्स हैव अगेन वैक्सी कवरिंग. वैक्सी कवरिंग होता है ताकि जो वाटर है वाटर से वो खराब ना हो जाए. एज यू कैन सी लोटस लीफ जो होता है उसका ड्रॉप डालो वाटर का वो रोल ऑफ हो जाता है बिकॉज वैक्सी लेयर कवरिंग होता है उसके ऊपर. एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया एंड लोटस. ओके, सो दीज आर द एडेप्टेशन विच यू कैन फाउंड इन प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स एंड एक्वेटिक एरियाज. अभी एनिमल्स में देखते हैं डेजर्ट एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होते हैं. सो एग्जांपल लेते हैं कंगारू कैट रैट लिविंग इन डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका नेवर ड्रिंक्स वाटर. इट हैज डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर इट टू सर्वाइव एंड एब्जॉर्ब वाटर. द रिक्वायरमेंट इज बाय इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन. सो उसके अंदर जो फैट्स होते हैं उसको ऑक्सीडेशन करके उसको जो बाय प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है, उस तरीके से वो वाटर ऑब्टेन करते हैं. एंड इट इज ऑल्सो एबल टू कॉन्सेंट्रेट इट्स यूरिन बिकॉज यूरिन एक्सक्रीशन में हमें पानी लगता है. सो उसके बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए ताकि कम से कम पानी का लॉस ड्यूरिंग द एक्सक्रीशन. Then there is a special rule regarding the survival of animals
In cold region, that is Allen's rule. What does it state? It states that animals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize the heat loss. अब ये बेसिक फिजिक्स का प्रिंसिपल है, अगर जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा हीट लॉस इजिली होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप पानी, यू टेक अ वाटर, यू टेक कीप इट इन अ कप एंड यू टेक दैट सेम वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्लेस इट इन अ सॉसर या कोई डिश में डाल दो, तो कौन सा जल्दी इवेपोरेट होगा? ऑब्वियसली द डिश वाला, बिकॉज हीट एक्सचेंज इजीली होता है अगर सरफेस एरिया बढ़ा दो. सो द कोल्डर रीजन में जो एनिमल्स होते हैं, दे आर जनरली हैव शॉर्ट ईयर्स एंड लिम्स सो दैट सरफेस एरिया कम हो and so that heat losses are less, because in cold climate it's very important for organisms to what we say, save their heat. Then they also have thick layer of fat below the skin that acts as insulator. Fat is a very good insulator, तो अपने body temperature maintain रखता है. It reduces loss of body heat. So this is an example. They have shorter ears and limbs also. ठीक है? This is an animal which is found in the cold regions. Then desert lizards में क्या होता है adaptation? Let's see. They keep their body temperature constant by behavioral adaptation. वो क्या करते हैं? वो in sun they absorb heat and when their body temperature decreases below the comfort zone. अगर उनका body temperature गिर जाए तो वो sun में धूप सेकते हैं basically. And if they are body temperature is high, then they again go to the shadow or colder region. And some species are capable of burrowing inside the soil to escape the above ground heat. हमें पता है soil जो होता है उसके अंदर the temperature is comparatively lower than the surface, because sun की वजह से surface ज़्यादा heat up हो जाते हैं, तो ऐसे में वो soil के अंदर burrow कर लेते हैं so that they protect from heat. Humans, what adaptations humans do, especially when you go to high altitude. अगर आप बहुत ही हिली रीजन में जाओ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लेह लद्दाख चले जाओ ऑन अ वेरी हाई हाइट, सो वहाँ पे एल्टीट्यूड सिकनेस फील होता है, जिससे नौशिया मतलब चक्कर आना, उल्टी जैसा होना, हार्ट पाल्पिटेशन एंड फैटिग होता है. इसके व्हाई? बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता. एंड जनरली अगर आप, तो अपना बॉडी कैसे कंपेंसेट करता है? वो मोर नंबर ऑफ आरबीसीज बनाते हैं. आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे लो ऑक्सीजन का जो है उससे कंपेंसेट हो जाता है. एंड अगेन अगर आप नॉर्मल रीजन में आ जाओ, यू विल फील मोर बेटर, बिकॉज आपका नंबर ऑफ आरबीसी अगर बढ़ जाता है तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट, कैरिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. Here's a question for all of you. What is altitude sickness and what its causes and symptoms? How does human body try to overcome altitude sickness? So yes, so altitude sickness is basically breathlessness, सांस लेने में problem होना. That is altitude sickness in simple words. Cause is low atmospheric pressure and less amount of oxygen. And symptoms जैसे हमने देखा, nausea, fatigue, heart palpitations. Body कैसे adapt करती है? RBC production increase करती है. It also decreases the binding affinity of hemoglobin and then increases the breathing. Now let's move on to the next part of this chapter, population. Population का definition हम लोग ने already देखा था. It is group of individuals of same species in a given geographical area which share or compete for similar resources and potentially reproduce. That is, this is a perfect complete definition of population. So do remember it as it is, because इस बार exam subjective है, आपको लिखने पड़ेंगे definitions. So remember the definitions properly. Example: all cormorants of wetland, rats in abandoned dwelling, teakwood trees. ये सब group of individuals है similar. That is population. And population ecology is like which links ecology to the population. Simple. Now population के बहुत सारे attributes होते हैं, factors होते हैं, which it depends on, like we have birth rate, death rate, sex ratio, age pyramid, population density. Let's see them one by one. First, birth rate. Birth rate is nothing but per capita birth. Means एक particular year में how many births have taken place in that given geographical area. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट थे पिछले साल एंड रिप्रोडक्शन से 8 नए प्लांट्स ग्रो हो गए, 20 ऑलरेडी थे लोटस, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ, 8 न्यू आ गए,
सो करंट पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 28. सो बर्थ रेट कितना होगा 8/20, दैट इज 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताया गया है बिकॉज कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं. बहुत ही सिंपल होते हैं न्यूमेरिकल्स, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. ओके. डेथ रेट, it refers to per capita death. Simple. For example, 4 individuals in a laboratory population out of 40 fruit flies died during a week. तो उसमें क्या होगा 4 out of 40 मर गए. So 0.1 individuals per week will be the death rate. Okay. And here is world, पूरे दुनिया का birth and death rate आप देख सकते हो यहाँ पे. You can see as along the years the death rate has been decreasing. Okay. बर्थ रेट भी डिक्रीज हो रहा है कंपैरेटिवली, बट डेथ रेट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. नाउ नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो. इट इज कंसिडर्ड एज नंबर ऑफ मेल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. सो एग्जाम्पल 60% पॉपुलेशन अगर मेल है या 40% फीमेल है, लाइक दैट. एंड एज पिरामिड इज द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड व्हेन एज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज पर्सन इंडिविजुअल्स of given or age group are plotted. तो वो दिखता है एज पिरामिड, लाइक यू कैन सी हियर एज पिरामिड इज देयर. इसमें 3 टाइप के लाइक एजेस होते हैं. फर्स्ट इज प्री रिप्रोडक्टिव एज, जिसमें कि किड्स आते हैं लाइक बिटवीन 0 to 15 years of age. You can say they are pre-reproductive. Reproductive, which is a reproduction age, generally consider approximately around 18 to 40 or 45. Okay, that is a reproductive middle age. And then post reproductive means the old people, which is above 50 mainly, that is post reproductive age. So ऐसे 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो पॉपुलेशन है. सो एक्सपांडिंग या ग्रोइंग पॉपुलेशन कौन सा होगा जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये प्री रिप्रोडक्टिव आगे जाके क्या बनने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव, राइट. तो रिप्रोडक्टिव बन के अगर उनका अमाउंट ज्यादा है तो वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, तो ये पॉपुलेशन आगे जाके एक्सपांड होने वाला है. नंबर ऑफ ओल्ड पीपल आर लेस बट यंग पीपल आर मोर, दैट इज एक्सपांडिंग पॉपुलेशन. ओके, सो इंडियाज पॉपुलेशन वाज लाइक हैज बीन एक्सपांडिंग, दैट्स व्हाई इट्स देयर इज अ पॉपुलेशन आउटग्रोथ. स्टेबल पॉपुलेशन वो होता है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज इज ऑलमोस्ट सिमिलर, सो वो एक स्टेबल होता है ताकि सेम अमाउंट ऑफ ग्रोथ हो रहा है. डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन इन विच रिप्रोडक्टिव एंड ओल्ड एज आर मोर कंपेयर्ड टू द प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब जो किड्स है दे आर वेरी लेस इन नंबर, तो आगे जाके पॉपुलेशन डिक्लाइन होने वाला है. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड्स. ओके, और एज पिरामिड. नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी? सो इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम. ओके, एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन्स, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड्स इन अ ईयर इज less than 10 individuals per unit area or volume come over there. Population size is also measured in percent cover or biomass. Okay, example, अभी this was an animals, plant species को कैसे measure करेंगे? 200 Parthenium plants and a single huge banyan tree are seen. In such cases, measuring percent cover of biomass is more meaningful to show importance of banyan tree, because you know Parthenium plants बहुत छोटे होते हैं. तो 200 पार्थिनियम प्लांट है और एक बानियन ट्री है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि वहां का पॉपुलेशन 201 प्लांट्स है. नो, बानियन ट्री इज सो ह्यूज, दैट्स व्हाई बायोमास जो उसका बानियन ट्री के वो बहुत बड़ा है. सो इन टर्म्स ऑफ बायोमास आल्सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड. या टोटल नंबर इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर फॉर अ ह्यूज पॉपुलेशन. तो इस केस में रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर किया जाता है विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट नंबर. Example, number of fishes caught per trap indicates total population density of a lake. Yeah, in some cases indirect measurement भी किया जाता है, like tiger reserves में फाइंड करने के लिए by pug marks और fecal pellets, मतलब उनके पैरों के निशान से या फिर जो फीसेस वो रिलीज करते हैं उसके अमाउंट से अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन का अंदाजा लगाया जाता है. Now, population growth. How does population growth? ये जो 4 फैक्टर्स हमने स्टार्टिंग में देखे थे, natality, that is birth rate, mortality, death rate, immigration and emigration. Immigration means to come, emigration means to go. ये चारों फैक्टर्स डिफाइन करते हैं द पॉपुलेशन. 4 बेसिक पॉपुलेशन चीज है. फर्स्ट इज natality, that is number of birth in a population, basically birth rate जो हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था.
mortality D, that is the number of deaths in a population during given period, death rate. Immigration is number of individuals of the same species. Again ये word काफी important है, same species that have come into the habitat from elsewhere, कहीं और से आए हैं, immigrate हुए हैं. And emigration is number of individuals of the population of who left the habitat and gone elsewhere. तो ये 4 factors है B, D, I, E. इस पे कैसे डिपेंड होता है, as you can see here. Yeah, so birth rate अगर बढ़ता है तो population density बढ़ेगा. So that's why plus sign is shown here. ठीक है. If the death rate increases, okay, then the population density is going to decrease. So that's why minus represent के. Immigration से भी बढ़ती है population density if more people come in. Emigration से population density decreases. That's why minus sign दिया गया. In this way, these 4 factors defined. And इसका एक simple formula है n, that is population density at t plus 1 time is nt, मतलब original population density plus b plus I, that is birth plus immigration rate minus d plus e, मतलब death rate, mortality rate और immigration rate. तो ये decide करता है population density कितना है, whether it will increase, decrease or how much it is. It's a simple formula. Okay, that's what is given here. Now, next is again very important part of this chapter, growth models. How does the population grow? There are 2 models in it. One we have exponential model and then we have the growth model. Okay, so let's see. So basically कोई भी population को बढ़ने के लिए food and space resources जो है वो काफी important होते हैं. अगर now if resources are unlimited, अगर ऐसा होता है कि resources बहुत ज्यादा है, then हर एक species जो है वो full potential में grow करेगा in a geometric fashion. So if you plot for time t against the population density n, so time के साथ अगर resources बहुत ज़्यादा available है तो population एकदम बढ़ते जाएगा. Okay, so again this is the same thing. This is the initially it starts slow and then immediately it picks up. This is the exponential growth. K over here is called as a carrying capacity. Carrying capacity is the amount of resources available for a given area, given place. That is the population density. They grow in a geometric fashion. As you can see here, carrying capacity is the amount of resources present, and if they're unlimited, it will keep on growing further. And mathematically, we represent it by dn by dt is equals to Rn, where R is the intrinsic factor that is the birth rate minus the death rate. That is what it represents. Yeah, and that is the R value for different species. R is the intrinsic rate of natural increase. Is a parameter which assesses the various impact of any biotic and abiotic factor on population growth. And integral form, अगर ये equation को आप integrate करते हो, use some mathematical interpretations, then you'll get nt is equals to n naught to e to the power rt. मतलब basically हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, okay, e to the power rt, and where again n is the population density after time t, n naught is population density at time 0, r is the intrinsic rate of natural increase, and e is the base to natural log. Second type of growth is logistic growth, which is the more practical growth model. So obviously कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे unlimited resources हो. Resources will get limited at certain point of time, और वहाँ पे survival of the fittest का भी principle applicable होगा. So as you can see here, after certain once it reaches the carrying capacity, जैसी population grow होते होते carrying capacity पे पहुँचता है, उसका growth जो है वो रुक जाएगा, stagnant हो जाएगा. Okay, because resources limit हो जाएंगे. So resources limit हो जाएंगे तो population can't grow beyond a certain limit. That is the carrying capacity, and that equation is given by dn by dt is equals to Rn k minus n upon k. Again, k over here is the carrying capacity, and R is the intrinsic rate of natural increase. So these were the two growth models. Here is one question. Darwin showed that even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in absence of checks. With the help of your understanding of growth models, explain when is this possible, why is this notion unrealistic. Obviously it's unrealistic because unlimited resources के केस में ही ये possible हो सकता है,
एंड कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो. रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑलवेज इन आवर नेचर, दैट्स व्हाई दिस इज अनरियलिस्टिक. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन. जैसे कि हम लोगों ने देखा बहुत सारे टाइप के पॉपुलेशन होते हैं ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स. हाउ डू दे इंटरैक्ट ईच अदर? वो हेल्प कर सकते हैं या हार्म कर सकते हैं. इट कैन बी न्यूट्रल. दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन इंटरैक्शन. एंड दीज आर द 6 डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरैक्शन मेनली सीन. यहाँ पे प्लस जहां पे लिखा है इट मीन्स इट इज गोइंग टू गेट बेनिफिटेड. माइनस अगर आता है मीन्स इट इज गोइंग टू गेट हार्म. और अगर जीरो है इट मीन्स उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इट्स गोइंग टू बी न्यूट्रल. सो वी हैव दिस 6 आउट ऑफ देम. So let's see them one by one. First is predation. It is an interspecific interaction, मतलब दो अलग species के बीच में होता है जहां पे एक species दूसरे species को खा सकता है. So that is one is benefited, other is harmed. So it is also a way to transfer energy from lower tropic level to higher tropic level. And इससे prey का population भी control में रहता है, otherwise imbalance हो सकता है in atmosphere. And sometimes predators are also used for as biological control of pests. Example, ladybird is used to control aphids and dragonflies or mosquito. Ladybird एक insect है जिसे इनको control करने के लिए use किया जाता है. In this we can use it. It has an application as well. Then we have and prey species जो है what they do is they have developed various mechanisms to reduce the impact of predation. For example, certain species camouflage. ओके, कैमोफ्लैग बताया आपको, जो अपना कलर चेंज करके बैकग्राउंड कलर के साथ मर्ज कर देते हैं सो दैट जो प्रेडेटर है उसको दिखे ना. एंड इन दिस दे कैन गेट प्रोटेक्टेड. देन एक स्पेशल टाइप ऑफ बटरफ्लाई है कॉल्ड मोनाच बटरफ्लाई. ये क्या करता है, कुछ ऐसे स्पेशल केमिकल्स बनाते हैं अपने बॉडी में जिससे वो डिसटेस्टफुल हो जाए अपने प्रे को. मतलब जो उसको खाने वाला है वो वो बटरफ्लाई काफी डिसटेस्टफुल लगे उसे, so that it doesn't eat that and it will protect itself. So that is what one of the mechanism this thing. और ये करता है by feeding on poisonous weeds. And herbivores जो है plant eating animals, they are predators for plants, right? So plants भी बहुत सारे mechanism create करते हैं to prevent them, like by producing spines. Yeah, like for example bougainvillea and spines in acacia. ये spines बनाते हैं so that animals don't eat them. And certain chemicals भी produce करते हैं. Example, calotropis produces highly poisonous glycoside that is cardiac poison, ताकि वो animal उसे खाए ना. So that's the reason behind the poisonous plants. And nicotine, caffeine, quinine etc. ये सब chemicals produce किए जाते हैं plants against herbivores, ताकि वो herbivores उसको खाए ना. Next type of interaction is competition. So obviously it is a process in which fitness of one species is significantly lower in presence of another species. मतलब एक species दूसरे species को overpower कर लेता है. That is a competition. Interspecific competition is potent force in organic evolution, and competition happens when closely related species compete for same limited resources. As you can see here two species of animals are competing for same prey over here. Another example is flamingos and fishes in some shallow region compete for zooplankton. Okay, that is one example. Then what are the evidences for competition? एक पर्टिकुलर टाइप का टॉर्टोइस था, एबिंगडन टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड. वो एक्सटिंक्ट हो गया बिकॉज व्हाट हैपेंड, गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू देम एंड गोट्स हैव ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी. तो गोट्स ने सब ग्रास खा लिया एंड बेचारे एबिंगडन टॉर्टोइस को कुछ भी नहीं मिला, एंड बिकॉज ऑफ स्टार्विंग दे गॉट एक्सटिंक्ट. दैट इज वन एग्जांपल. Then there is another concept called competitive release, in which it is restricted to a small geographical area due to presence of competitively superior species, which expands to larger area. तो दूसरा जो species का area है वो कम हो जाता है. There is another principle called Gauss competitive exclusion principle, which states that two closely related species competing for same resource cannot exist together, and hence competitively inferior will be eliminated by superior. So again this is similar to survival of the fittest. जो superior होगा वो inferior को remove कर देगा, exclude कर देगा. That is Gauss exclusion principle. Resource partitioning
इट इज मैकेनिज्म फॉर को एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज फ्रॉम स्पेस कॉम्पिटिशन, मतलब वो एनिमल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि ये आपका है, ये हमारा है, दैट इज द को पार्टीशन, ताकि रिसोर्सेज लिमिटेड मतलब रिसोर्सेज में मैनेज कर सके एंड अवॉइड कर सके. दिस इज डन बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न्स. फोरेजिंग मैंने आपको बताया था मीन्स द प्रोसेस ऑफ गोइंग एंड हंटिंग फॉर फूड एंड ईटिंग. तो टाइम चेंज करते, पैटर्न चेंज करते ताकि कंपटीशन ना हो उनके बीच. ओके, सो एग्जाम्पल इज मैकआर्थर शो दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स, एक टाइप के बर्ड होते हैं, ऑन सेम ट्री वर एबल टू कोएग्जिस्ट एंड अवॉइड कंपटीशन बाय हैविंग बिहेवियरल डिफरेंसेस इन द फोरेजिंग हंटिंग एक्टिविटीज. अलग अलग उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया. दैट्स व्हाई दे वर एबल टू, लाइक दिस यूज्ड टू hunt only on the tip, this bird will hunt in the more wider region, this will hunt on the sides, this will hunt on the lower part. So like that उन्होंने distribute कर लिया एक tree को and they were able to live peacefully. Yeah, so these are the warbler feeding zones. ये उन्होंने experimentally observation से verify किया. Next type of interaction is parasitism. पैरासाइटिज्म भी इंटरस्पेसिफिक है, जिसमें पैरासाइट जो होता है ये डिपेंड करता है अनदर स्पीशी पे फूड एंड शेल्टर के लिए. बट इसमें क्या होता है, पैरासाइट का बेनिफिट होता है बट अलग स्पीशी का हार्म हो जाता है. होस्ट गेट्स हार्म एंड पैरासाइट्स गेट बेनिफिटेड. पैरासाइट्स आर ऑब्वियसली होस्ट स्पेसिफिक, होस्ट मतलब जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड ऑल्सो टेंड टू को इवॉल्व विद ईच अदर. मतलब अगर होस्ट इवॉल्व होता है तो पैरासाइट को भी इवॉल्व होना पड़ता है टू फीड ऑन इट. लाइक सो कुछ पैरासाइट्स के बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, जैसे हमने हेल्थ और डिजीज में देखा था. मस्कीटो हैज सच अ कॉम्प्लेक्स, प्लाज्मोडियम हैज अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इन इट. एंड कुछ इंटरमीडिएट होस्ट वेक्टर के जैसे भी काम करते हैं जो कैरी करते हैं पैरासाइट्स को. लाइक मस्कीटो जो है वो कैरी करता है डिफरेंट पैरासाइट्स टू द ह्यूमन बीइंग. एंड लिवर फ्लूक जो है, ह्यूमन लिवर फ्लूक, इट हैज 2 इंटरमीडिएट्स, स्नेल एंड फिश. मलेरियल पैरासाइट आल्सो हैज human and mosquito. So this is parasitism. One is benefited, other is harmed. Next type of interaction is commensalism, in which one is benefited and दूसरे को फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, it is also interspecific interaction in which one species benefits and other is neither harmed nor benefited. Examples: orchids going on a tree branch. Okay, ऑर्किड अगर ग्रो हो रहा है ट्री ब्रांच पे तो ट्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ऑर्किड इज गेटिंग बेनिफिटेड, इज गेटिंग सपोर्ट टू ग्रो. बर्नैकल्स ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ व्हेल्स. ये बर्नैकल्स आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो व्हेल के बॉडी पे मिलेंगे आपको. दे जस्ट अटैच देमसेल्फ टू द व्हेल बॉडी. व्हाई? बिकॉज़ व्हेल जो है काफी ह्यूज ऑर्गेनिज्म, ये पूरे ओशन में घूमता है. सो बर्नैकल्स को भी एक फ्री राइड मिल जाता है एंड दे गेट डिफरेंट लोकेशन टू फीड. और व्हेल को तो कुछ नहीं फर्क पड़ा बिकॉज व्हेल इज सच अ ह्यूज ऑर्गेनिज्म, इतने छोटे बर्नैकल्स के अटैचमेंट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. देन क्लाउन फिश लिविंग along with sea anemones. Clownfish get protection from predators. So sea anemone उनके साथ रहते हैं जिससे predators से उसको protection मिले. Clownfish को कोई फर्क नहीं पड़ता, sea anemone को कोई फर्क नहीं पड़ता, but clownfish gets benefited. Sucker fish on the back of the shark, again the same principle as barnacles and whales. Then next type of interaction is mutualism, in which both species get benefit. Okay, how lichens have relationship between fungus and algae and cyanobacteria. Mycorrhiza are roots of fungi with higher plants, जिसे fungi absorb करते हैं nutrients and plants उसको support and shelter provide करता है. Then plants depend on insects for pollination. उसमें क्या होता है, plants के pollination का process में help हो जाता है और insects और birds को nectar मिल जाता है. Next and the last type of population interaction is amensalism. It is an interspecific interaction in which one species is harmed but other is neither benefited nor harmed. Okay, example: penicillin secretes penicillin which kills bacteria. Penicillium fungi को कोई फर्क नहीं पड़ता but the other bacteria gets killed. Then cattle भी जब चलते हैं, when they trample on the grass, grass is crushed, but cattle को कोई benefit नहीं मिलता but grass जो है वो harm हो जाता है इस process. Okay, so these are the various population interaction. Here is one example. Mutualism often involves co-evolution of mutualists. Describe taking example of animal plant wasp-fig relationship. Let's see the answer for this. So ये wasp fig जो है, fig एक fruit है जिसमें ये wasp जो है, it's like a kind of insect bird which lives there. How इनके co-evolution के पीछे का reason क्या है? Because
वास्प जो है इट एक्ट्स एज अ पॉलिनेशन, ओके, एंड जो फीमेल वास्प है वो फ्रूट को यूज करता है फॉर ओवी पोजिशन, मतलब एग लेइंग के लिए, ठीक है, एंड यूजेस द सीड्स इन द फ्रूट डेवलपिंग सीड्स फॉर नरिशिंग इट्स लार्वे। इन रिटर्न क्या होता है, वास्प पॉलिनेट्स द फिग inflorescence and given the species can be pollinated only by partner wasp species and no other species। तो फिग का पॉलिनेशन हो जाता है और वास्प को जगह मिल जाती है एग ले करने के लिए। सो इन दिस वे दे अंडरगो म्यूचुअलिज्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इफ यू अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज डू टाइप इन द कमेंट बॉक्स एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। इफ यू हैव मिस्ड द प्रीवियस सेशंस डू अटेंड देम and we'll be coming up with one more chapter है गया हमारा class 12 term 2 के preparation के लिए। We'll see that, so stay tuned with us, do subscribe the channel and keep watching the updates। We will be coming with sample paper discussion also। और ये सभी material जो है this you will get in the practically app download करो और go through it and don't leave। इस चैप्टर के एंड में I have one interesting video for all of you which was a part of क्विक कॉन्सेप्ट जो हमने बनाया था। ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन। सो डू वॉच इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bring learning alive practically